हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। आज आपको कक्षा 10 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कक्षा 10 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का वीडियो संख्या 4 लेके आया हूँ। इससे पहले 3 वीडियो मैं दे चुका हूँ। उसमें क्रमबद्ध तरीके से मैंने पूरा चैप्टर दिया है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब इसमें अम्ल क्षार लवण चैप्टर है, इसके उससे आगे 3 वीडियो के बाद में चौथी वीडियो है, इसमें बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मैं पूरे नोट्स आपको दूंगा। और अगर तक अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी करें, और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, इसमें उसके अगला जो हेडिंग है आपका तनुकरण। इससे पहले मैं आपको आयन की जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक के प्रभाव बता चुका हूं। उसके बाद में तनुकरण क्या है। तनुकरण को समझाने के से पहले मैं आपको बता रहा हूं तनुकरण है क्या। कि जैसे आपने देखा है, कभी कभी हम दाल बनाते हैं और दाल जो है काफी गाढ़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको पतला करने के लिए हम उसमें पानी डाल देंगे। लेकिन तनुकरण इससे कुछ उल्टा होता है, उसमें पानी नहीं डालते बल्कि पानी में यानी कि अम्ल डालते हैं। पहले पानी डालकर कितने मेजरमेंट हमें चाहिए, उसके बाद में अम्ल डालते हैं, तब उसको हम यानी कि तनु बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए, तनुकरण की परिभाषा है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, यानी किसमें, जल में, ना कि अम्ल और क्षार। जैसे अम्ल है कंसंट्रेशन, अगर तेजाब है, तेजाब में आपने पानी अचानक से डाल दिया तो नुकसान हो सकता है। तो इसमें उल्टा होता है, पहले पानी लेंगे अर्थात जल में अम्ल को मिलाएंगे। तो यह जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, तथा अम्ल या क्षारक को तनुकृत होते हैं, यानी अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, उसमें मिलकर तनुकृत हो जाते हैं। दूसरा है, इसी के बाद में है तनुकृत, समझ में आ गया होगा आपको। तनुकरण यानी इसको इंग्लिश में डाइल्यूशन कहते हैं। तो आप अगर लैब में देखेंगे तो आपको दो तरह से, एक तो तनु अम्ल मिलता है और एक सांद्र होता है कंसंट्रेशन, यानी कि दो तरह से ऐसे क्षार होते हैं। तो प्रबल अम्ल की बात आई, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, यानी कि जो बे अम्ल, अम्लों की बात कर रहे हैं हम, वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कॉपी पेन उठाकर आप कार्य को करते भी जाएं, नोट्स बनाते जाएं, पूरा कार्य कंप्लीट एकदम क्रमबद्ध तरीके से है। तो प्रबल अम्ल समझ में आ गया। अगर आपको आ गया कि 2 प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए तो आप H2SO4, HNO3 या HCl में से कोई 2 लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, अगला है दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। बिल्कुल इसका थोड़ा सा विपरीत होता है। वीक एसिड, वे अम्ल जो यहाँ पर अधिक संख्या में, इसमें पे कम संख्या में, केवल ये डिफरेंस है। देखिए आप यहाँ पे कम संख्या में, कम शब्द है, कम है, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3, COOH, HCN, H2SO4। इसको आप एसिटिक अम्ल कहते हैं, सिरके का सूत्र है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल है। नेक्स्ट है प्रबल क्षार क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वे क्षार जो अधिक संख्या में OH आयन, देखिए यहाँ पर H+ आयन देते थे अधिक संख्या में, यहाँ OH- आयन अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH तथा KOH। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। इसके बाद में दुर्बल क्षार क्या होते हैं, आप इसी से परिभाषा बनाइए। देखो क्या होगा, वे क्षार जो अधिक की जगह क्या हो जाएगा, कम, यानी कि जो अधिक है यहां पर आपको कम लिख देना है। क्या लिखना है, अधिक की जगह कम लिखना है, कम संख्या में, यानी वे क्षार जो कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन, अधिक की जगह कम हो जाएगी और पूरी यही हो जाएगी। उदाहरण में अगर आप देखें इसमें, तो जैसे
CaOH का होल ट्वाइस, इसको बुझा चूना कहते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या VaOH का होल ट्वाइस, या NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये जो है आपके दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। इसके बाद में मैं कुछ नोट देने वाला हूं, उसको ध्यान से लिख भी लें और समझ लें। तो देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं जो मैं पहले आपको कहा था मैंने नोट्स दूंगा। तो नोट में है पहला, शुक्र यानी कि वेनस ग्रह होते हैं, हमारे 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं, ठीक है। उनमें शुक्र जो ग्रह है, वेनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत माने व्हाइट और पीले येलो बादलों के बने होते हैं। यानी कि जो बादल होते हैं यानी कि सफेद और पीले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल जो है उसके बादल बने होते हैं। और यहाँ पर जीवन संभव है, केवल एक तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, उसके अलावा शुक्र ग्रह पर जीवन संभव है। माना तो मंगल पे भी जा रहा है लेकिन उसके कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, तो इसमें शुक्र ग्रह पर जीवन भी संभव है। दूसरा पॉइंट है, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है। पीएच मान इससे पहले मैं बता चुका हूं वीडियो में कि पीएच रेंज के अनुसार हम अम्ल और क्षार का पता चलाते हैं। तो हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो 7 से लेकर 7.8 तक होता है, 7 से लेकर 7.8 तक होता है। और अम्लीय वर्षा का जल यानी कि जो पहली वर्षा होती है जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसके जल का पीएच परास 5.6 से कम होता है, ठीक है। अगला हमारे मुंह का पीएच, मुंह में भी आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में एक जीभ होती है, जीभ के नीचे ग्रंथि होती है जिसमें एक रस छोड़ता है, इसको टाइलिन नामक रस होता है। वो जो भोजन हम खाते हैं उसको क्षारीय बनाने का काम करता है, अर्थात उसका जो पीएच है, हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मुंह में हमारे खाना खाने के बाद में कुल्ला ना करें, और कितना भी कुल्ला करें उसके बाद में भी कुछ गंदगी एडजस्ट हो जाती है, वो इस पीएच की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारे पेट या उदर में एक अम्ल होता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है पता है आपको? आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा है तो HCl अम्ल होता है। क्या होता है? जो हमारे जठर रस में यानी कि हमारे आमाशय में मिलता है, और ये भोजन को यानी कि अम्लीय बनाने में मदद करता है। इसको HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद में अपच या पेट में दर्द। अपच माने कभी कभी हमारे पेट में दर्द होता है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पेट में दर्द दूर करने का उपचार क्या होता है? एंटासिड कोई भी ले लो, जैसे आप खाना सोडा भी ले सकते हैं, और लेकिन सबसे जो कारगर इलाज है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी का, या फिर इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देख लीजिए आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आप किसी भी मेडिकल पे जाएंगे और आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है, M यहाँ पर कैपिटल है, तो उससे कहना मिल्क और मैग्नीशिया दे दो, तो एक सिरप है वो देगा, वाइट सा होता है, और वह आप जब दिन में अगर ज्यादा पेट खराब है तो आप सुबह 2 चम्मच और शाम 2 चम्मच लीजिए, तो इससे आपको रिलीफ मिलता है और आराम मिलता है, सही हो जाता है आपका पेट का दर्द। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? आपको पता है पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग हमारे दांतों का इनेमल होता है। जो दांत का इनेमल माने दांतों का जबड़ा जो होता है, ये सबसे कठोर भाग होता है, इसको हम दंत वल्क भी कहते हैं। अच्छा, जो इनेमल है ये बना किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सिक एथेटाइट का या कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, या फिर ये कैल्शियम फास्फेट, ये है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अभी मैं इससे बाद में आपको कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनमें कौन सा अम्ल मिलता है, जैसे अगर आप बात करें
कि जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ऐसे आपका नींबू है, नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और अगर आपकी कहे संतरे में कौन सा होता है, वो भी सिट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से अभी मैं सारे अम्लों के बारे में भी बताऊंगा और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, यानी कि कौन कौन से हम प्राकृतिक स्रोत खाते हैं, उनसे कौन सा अम्ल मिलता है। ये आपकी एक तालिका भी बनी हुई है, उस तालिका के अनुसार कुछ मैंने यहाँ पर अम्लों के नाम दिए कि हम, जैसे आप सिरका खाते हैं तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, उसको हम, यानी कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में जो मिलता है वो एसिटिक अम्ल। वैसे इसका सूत्र भी होता है CH3COOH। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इसको साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि संतरा में जो होता है वो आपका सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। और नींबू में भी आपका सिट्रिक अम्ल ही होता है। इमली आपने देखा होगा, इमली कहते हैं, इमली में यानी कि अगर आप गोलगप्पे खाने जाए तो क्या मिलता है आपको, कहते हैं भाई थोड़ा सा पानी डाल दो, क्या होता है, टार्टरी। अर्थात टार्टरी क्या होती है, इमली होती है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। इसमें जो है आपका एक टार्टरिक अम्ल होता है, यानी कि टार्टरिक अम्ल होता है इसमें। और जैसे ये टमाटर है, टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में आप देखिए ऑक्जेलिक अम्ल और ऑक्जेलिक, सैलिक भी बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। और खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है, आप सब जानते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोज होता है, या लैक्टिक अम्ल होता है, यानी इसमें होता है आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये याद होना चाहिए, एक नंबर में पूछ लेते हैं। ऐसी चींटी का जो डंक होता है, उसमें कौन सा, चींटी अगर हम काट ले, हमें तो बड़ी तेजी से लगती है, तो उसमें आपका मैथेनाइक अम्ल होता है, यानी कि इसमें होता है आपका मैथेनाइक अम्ल होता है। और अगर आप नेटल का डंक, नेटल एक पत्ती होती है, इसमें भी आपका यही मैथेनाइक अम्ल होता है। बिच्छू का डंक अगर बात करें तो बिच्छू के डंक में अगर बिच्छू काट ले तो आप देखें, बिच्छू डंक लगा दे तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो इसमें फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक, यानी फार्मिक अम्ल होता है। अच्छा, अगर बिच्छू ने डंक मार दिया तो उसका उपचार क्या है, आप कैसे उसके विष को कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, खाना सोडा बोलते हैं इसे, बेकिंग सोडा उस जगह पर लगा लें तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा। बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा जो घरों में बनाते हैं, छोले वगैरह बनाते हैं उसमें। इसी प्रकार से मधुमक्खी का जो डंक है उसमें भी फार्मिक अम्ल ही मिलता है। और जो लाल चींटी है इसमें भी फार्मिक अम्ल होता है। और वर्रो आप जानते हैं, वर्र जो होती है, इसमें भी फार्मिक अम्ल होता है। अर्थात अगर आपको बिच्छू ने डंक मार लिया, मधुमक्खी या चींटी ने काट लिया वर्म में, तो आप बेकिंग सोडा, खाना सोडा लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम अम्ल और क्षारक की बात कर चुके हैं और वो पूरी तरह से अब है, देखिए अब है लवण। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, इसका नाम जो होगा, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, या इसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए इसका उदाहरण देखें, अम्ल और क्षारक। तो अम्ल मान लीजिए हमने HCl ले लिया और क्षारक में HCl, क्षारक में NaOH ले लिया। देखिए ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। अम्ल और क्षार लिया तो इसमें जो है, इसका जो NaCl से क्रिया करेगा तो यहाँ पर आपका NaCl बनेगा, NaCl प्लस
OH और H मिलाकर HOH या H2O बनेगा, H2O या आप HOH कह सकते हैं। देखिए तो ये यानी कि इसे हम अम्ल और क्षार, अर्थात ये पिरवल अम्ल है आपका, पिरवल अम्ल, और ये पिरवल क्षार है। क्या है? पिरवल क्षार। जब इन दोनों की आपस में क्रिया होती है तो लवण बनता है। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक कहते हैं। सोडियम नमक इसी से बनता है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण हुआ, और ये जल बना। क्या बना? जल। तो इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अगर इसके बाद में भी आप करें कि पिरवल यानी कि पिरवल अम्ल और पिरवल क्षार से लवण और जल बनता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। और इसका अगर पीएच वैल्यू की बात करें, यानी उदासीनीकरण का अगर पीएच देखें तो 7 होता है, यानी कि इसका जो पीएच मान है वो 7 के, क्योंकि 7 पे ही न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर पीएच मान 7 है तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन कभी कभी क्या है, इसके एक्स्ट्रा में अगर आप देखें कि पिरवल अम्ल और दुर्बल क्षार, इन दोनों को अगर आपस में क्रिया कराएं तो पिरवल अम्ल और दुर्बल क्षार से अगर क्रिया कराई जाए तो आपका यानी कि ये एक अम्ल बनता है। अर्थात इसका जो पीएच है वो 7 से, पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होती है, 7 से कम है, और 7 से कम होगा तो कैसा होगा? ये अम्ल होगा। क्या होगा? यानी कि ये आपका अम्लीय विलयन होगा, अम्ल या अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, अम्लीय विलयन। अगर पिरवल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में मिला दिया जाए, तब उनका पीएच जो है, पीएच मान वो 7 से, यानी कि पीएच ये 7 से कम ये होगा, और ये पीएच जो है 7 से ज्यादा होगा, और 7 से जब ज्यादा होगा तो वो क्षारीय विलयन होगा। कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। ये कुछ चीजें याद करने की हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। देखिए अगला है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है। क्लोर बेस प्रोसेस क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार क्रिया कहते हैं। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, इसके अगर हम रासायनिक क्रिया की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl प्लस NaCl के जलीय विलयन में, यानी कि जलीय माने इसमें जल से क्रिया होगी, H2O, जल का मतलब जलीय, और क्या इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित होती है? विद्युत प्रवाहित करने पर अगर आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये लिक्विड है और ये आपका एक्वस जलीय विलयन है। कैसा है? जलीय विलयन। तो Na इससे क्रिया करके, यानी कि NaH2O से क्रिया करके तो NaOH बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें जो Cl है वो Cl निकल जाएगा माइनस का, प्लस हाइड्रोजन जो H है H प्लस ये अलग निकल जाएगा, यानी कि Ca और H प्लस, यहाँ पर H यानी कि Cl निकलेगा, और Cl2 और क्लोरीन यानी कि H2, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अर्थात जब NaCl यानी कि नमक का जो नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये NaOH में, Na देखिए OH से क्रिया करके NaOH और क्लोरीन Cl2 और H2। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर लो और यहाँ भी आप 2 से गुणा कर लो,
तो Na 2 हो गए, ये हो गए, Cl के 2 हो गए, H के 2 ये हैं, H के 2 ये, 2 से यहाँ गुणा कर लो, और O ये। अब आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंस हो। अब इस अभिक्रिया को दर्शाने के लिए इसमें देखिए जो क्लोरीन है ये वाला, ये एनोड पर क्रिया, अर्थात यहाँ से क्लोरीन निकलेगी ये वाली, और ये एनोड पर होगा, और हाइड्रोजन ये कैथोड पर, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें है क्या, देखिए ये हमने एक संयंत्र बनाया, इधर से नमक का घोल डाला, तो इसमें हमने ये दो चीजें यानी कि क्या, NaCl प्लस जल, ये दो चीजें यहाँ मिला दी। दोनों मिलाने के बाद में जब इनकी आपस में विद्युत प्रवाहित करी तो क्लोरीन एनोड पर और ये कैथोड पर प्रवाहित होगी। इसमें देखिए हाइड्रोजन कैथोड पर और ये एनोड पर, नमक का घोल। जो क्लोरीन है, क्लोरीन किस काम आती है आपको पता है, और यहाँ से जो जब निकलेगा नीचे तो नमक का घोल NaOH के साथ ये बाहर निकल जाएगा। ये किस काम आता है, क्लोरीन आपने देखा होगा जब कीटाणु बहुत ज्यादा जल में हो जाते हैं तो उसके लिए हम जल को स्वच्छ करने के लिए उपयोग में लाते हैं, यानी कि जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन का जो उपयोग करेंगे हम, जल की स्वच्छता, जल की स्वच्छता। और किस काम आता है, और ये रोगाणुनाशक, जो कीटाणु होते हैं उनको रोगाणुनाशक के रूप में भी लेते हैं, इसे रोगाणुनाशक के रूप में लेते हैं। और किस काम आता है, CFC क्लोरीन क्लोरोफ्लोरो, जो कार्बन गैस होती है वो भी एक कीटनाशक होती है, तो कीटनाशक में भी ये काम आता है, इस काम में ये आता है। ये जो क्रिया इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो नमक का घोल और जो NaOH बचता है, ये धातु पे जो ग्रीस लगा होता है तो ग्रीस हटाने में काम आता है, ग्रीस हटाना, एक तो ये ग्रीस हटाने का काम आता है, दूसरा ये साबुन बनाने के काम भी आता है। ये साबुन जो है, साबुन कागज बनाने में इसका उपयोग करते हैं, साबुन कागज, और अपमार्जक जिसको आप डिटर्जेंट बोलते हैं उनको बनाने में भी काम आता है अपमार्जक। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आगे मैं आपको ब्रंजक चूर्ण पढ़ाने वाला हूं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और दोस्तों तक पहुंचाएं, और साथ ही चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।